वंदे मातरम एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स का पहला और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। तो क्लास 9th के कोर्स में नंबर सिस्टम में मेनली हमें 3 मेजर टॉपिक्स पे फोकस करना है। रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और थर्ड है हमारा एक्सपोनेंट्स, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंट्स और बेसिकली पावर्स और उसके रूल्स के बारे में समझें। ठीक है, तो इसके अलावा भी बेसिकली और जितना भी चीज़ रैशनलाइजेशन या और भी चीज़ जितना भी सारे टॉपिक्स इन्हीं 3 टॉपिक्स के अंडर आने वाले हैं। हम लोग इस पहले लेक्चर में रैशनल नंबर को कवर करेंगे और बाकी के 2 टॉपिक्स बाकी के आगे के 2 लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर से। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम लोग इसमें रैशनल नंबर के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, उसे कैसे सॉल्व करना है। तो रैशनल नंबर एक्चुअली इसको मतलब सीक्वेंस से चलते हैं। अगर हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? बेसिकली नेचुरल नंबर इज ऑल द काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity। मतलब सारे काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक। ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? होल नंबर। बट उसके पहले एक क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे बहुत बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि अगर नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी तक है और अगर हम पूछे कि 7.3 क्या एक नेचुरल नंबर है, तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ 7.3 तो 1 से इंफिनिटी के बीच में ही आता है, तो ये नेचुरल नंबर होगा। बट एक्चुअली में ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन पे ध्यान देना है। डेफिनेशन क्या कह रहा है? ऑल काउंटिंग नंबर्स। डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं कह रहा है सारा नंबर 1 से इंफिनिटी तक नहीं, सारा काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। ठीक है, मतलब हमें डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, इन नंबर्स को भी कंसीडर नहीं करना है। काउंटिंग के समय जब हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 करके काउंट करते हैं, 1.1 1.2 1.3 करके काउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आर ऑल काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होल नंबर, मतलब इससे जस्ट बड़ा नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर से जस्ट बड़ा का कौन होता है? तो होल नंबर। अब जस्ट बड़ा का क्या मतलब हुआ कि लेट सपोज जब नंबर सिस्टम बन रहा था, ठीक है, जो सबसे इनिशियल एंशिएंट टाइम में सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स को यूज करते थे कि मतलब नंबर्स का स्टार्टिंग ही 1 से होता है और फिर वो बढ़ता चला जाता है इंफिनिटी तक। बाद में जाकर जीरो का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, आप लोगों को पता है जीरो का इन्वेंशन किसने किया था? आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो जब बाद में जीरो का इन्वेंशन हुआ तो उसे फिर ऑब्वियसली जब हम लोग नंबर सिस्टम कौन सा यूज करते थे पहले 1 से लेकर इंफिनिटी तक, तो अब एक नया नंबर सिस्टम बनाया गया जिसमें जीरो को इंक्लूड कराया गया। ठीक है, और फिर उस नंबर सिस्टम का नाम क्या रखा गया? होल नंबर सिस्टम। होल नंबर सिस्टम क्योंकि उस समय लगा कि अब नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, होल कंप्लीट हो गया है, तो वहां पर हम लोग जीरो से नंबर सिस्टम को लिखना स्टार्ट किए। तो 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक। तो काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि होल नंबर ज्यादा कुछ नहीं, नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दो तो होल नंबर हो गया। ठीक है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज होल नंबर। ठीक है, तो अब यहां लगा कि हाँ अब नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। बट आगे चल के वापस से पता चला नहीं, अभी भी बहुत सारे नंबर्स एक्सक्लूडेड है। कैसे एक्सक्लूडेड है? क्योंकि अगर हम यहां देखें तो अभी भी नंबर सिस्टम पे लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस का मतलब कि अगर हम लोग काउंटिंग करें तो हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू पे कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब हम लोग ग्रेटेस्ट किसी भी नंबर का काउंट कर सकते हैं क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है। बट अगर हम लोग स्मॉलेस्ट का बात करें तो यहाँ बाउंडेशन है कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 0 है। ठीक है, 0 से कम नंबर मेरे पास अभी नहीं है। बाद में जब इंटीजर्स आया तो हमें पता चला कि नहीं, 0 हमारा लोअर बाउंड नहीं है, मतलब हमारा अगर हम लोग लोएस्ट नंबर का बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का बात करें तो वो 0 नहीं है, हम लोग 0 से भी पीछे जा सकते हैं। और ऑब्वियसली इंटीजर
क्यों बनाया गया, क्योंकि हमें जरूरत पड़ रहा था जीरो से छोटे नंबर्स का भी, ठीक है। लेट सपोज अगर हमें टेम्परेचर को, हम जब टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वहां पता चलता है कि हाँ नेगेटिव नंबर्स का क्या रोल है। क्यों, जैसे लेट सपोज इस रूम का टेम्परेचर अभी 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब यहां पर से अगर गर्मी बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऊपर जाएगा, मतलब 1 2 3 4 जाएगा, और अगर गर्मी घटेगा मतलब ठंड बढ़ेगा तो टेम्परेचर नीचे जाएगा। अब अगर मेरे पास सिर्फ होल नंबर्स है, अभी मुझे पता ही नहीं है कि नेगेटिव नंबर्स होता क्या है, और इस रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम कहां ले जाएं इसे, मेरे पास तो 0 से छोटा नंबर ही नहीं है। बट आगे चल के जब जरूरत पड़ा तो फिर नेगेटिव नंबर्स बनाया गया, ठीक है। और फिर हमें पता चला कि हाँ हम लोग 0 से छोटे नंबर्स को भी ले जा सकते हैं, मतलब अगर 0 से टेम्परेचर घट रहा है, ठंड और बढ़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ 0 से 1 कम हो गया यानी -1, 0 से 2 कम हो गया यानी -2, 0 से 5 कम हो गया यानी -5, ठीक है। तो अब यहां पर इंटीजर्स के बाद नंबर सिस्टम में कोई भी बाउंडेशन नहीं रहा, हम लोग हाईएस्ट वैल्यू भी जहां मन वहां तक जा सकते हैं, मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और लोएस्ट वैल्यू भी 0 तक लिमिटेड नहीं था बल्कि नेगेटिव इंफिनिटी तक चला गया था, ठीक है। तो इंटीजर्स मतलब क्या हो गया, या हम लोग कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है। याद रखना है 0 पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर नहीं होता है, मतलब 0 ना ही पॉजिटिव नंबर्स में आता है ना ही नेगेटिव नंबर में आता है, 0 का कोई साइन नहीं होता है, तो हम लोग 0 को अलग से डेफिनेशन में बोलते हैं, मतलब कि इंटीजर्स आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है। यानी ये कहीं ना कहीं -∞ से -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ठीक है। इस सारा, अब यहां पे भी ध्यान रखना, ये भी इंटीजर्स, जब हम लोग सिंपली इंटीजर्स का बात करें तो यहां पर भी हम लोग सिर्फ काउंटिंग नंबर्स का ही बात कर रहे होते हैं। अगर हम पूछें कि -6.5 क्या इंटीजर है, तो बिल्कुल नहीं, इंटीजर नहीं है ये, -6.5 इज नॉट इंटीजर। क्यों, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर नहीं है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है, हम पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर तो ले रहे हैं पर वो काउंटिंग होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव का साइन आ गया तो वो इंटीजर हो गया, ठीक है। यहां ध्यान रखना है कि वो काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटीजर। अब यहां तक आप लोगों को पता है 6 7 8 में हम लोग ये सारा चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर से जो हम लोगों का जो न्यू चीज जिसमें हम लोग को ज्यादा फोकस करना वो क्या है, रैशनल नंबर या नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बाद अगर हम लोग देखें कि किस टाइप के नंबर्स मिसिंग है यहाँ पे, तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ फ्रैक्शनल नंबर अभी ये नहीं है यहाँ पे, डेसिमल नंबर नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रैक्शन और डेसिमल को हम लोग अलग अलग या सेपरेटली नहीं पढ़ते, क्यों, क्योंकि अभी पता चलेगा रैशनल नंबर में ही फ्रैक्शन, रैशनल नंबर का मतलब ही होता है बेसिकली फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, या फिर वो डेसिमल नंबर जिसे फ्रैक्शन में लिखा जा सके, ठीक है। तो अब देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। तो ये बेसिकली एक हम लोग बेसिक रिवाइज कर रहे थे अपना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना मेन टॉपिक पे जो कि है रैशनल नंबर्स। तो बात करते हैं रैशनल नंबर्स का। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर्स आर दी नंबर्स इन दी फॉर्म, ठीक है, फॉर्म मतलब किस रूप में है, ठीक है। तो रैशनल नंबर आर दी नंबर्स इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। p बाई क्यू का मतलब क्या हुआ, p बाई क्यू हम लिख दे रहे हैं दिखाने के लिए कि फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। देखो p बाई क्यू का क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं या लिखे जा सकते हैं, ठीक है। यहां और भी कुछ कंडीशन है। अब ये तो हुआ कि ये इस रूप में रहेगा, लेकिन इसमें कंडीशंस क्या क्या है। तो कंडीशन, पहला कंडीशन वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब कि p और q इंटीजर्स ही होने चाहिए। और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन है जो आप लोगों को याद रखना है रैशनल नंबर के केस में। मतलब कि अगर मुझे एक नंबर दे दिया जाए और मुझे पहचानना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं, तो हमें ध्यान रखना है कि क्या वो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है या लिखा जा सकता है। अगर है तो बाकी के दो कंडीशंस फिर हमें चेक करने हैं कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर, ऊपर नीचे मतलब p मतलब न्यूमरेटर, q मतलब डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और हमारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि क्या 2/3
7/5 -3/8 -9/2, ठीक है, या 1/-5, क्या ये सारे रैशनल नंबर्स हैं? तो बिल्कुल ये सारे ही रैशनल नंबर्स हैं। क्यों क्यों क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और यहाँ p और q दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब अगर हम एक और बात कर लें, अब जैसे ऐसा नहीं है कि रैशनल नंबर्स मतलब फिर रैशनल नंबर हम लोग अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, तो फ्रैक्शनल नंबर ही हो गया, पर ऐसा नहीं है। रैशनल नंबर में डेसिमल नंबर्स भी आ सकते हैं। कैसे? अगर हम पूछे कि क्या 0.3 एक रैशनल नंबर है, तो अब ये लग रहा है कि ये तो p/q के फॉर्म में है ही नहीं, बट हम ऐसा नहीं बोले कि p/q के फॉर्म में वो होना ही चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि वो p/q के फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है, इफ पॉसिबल, कि हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख सके और वो p/q का फॉर्म ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तब भी ये नंबर हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो अब आप बताइए कि क्या हम लोग इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? 0.3 को हम लोग बिल्कुल 3/10 तो लिख सकते हैं। अब 3/10 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये p/q के फॉर्म में है, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर है, ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कि डेसिमल फॉर्म में दिख रहा है, बट ये रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, ये रैशनल नंबर हो सकता है। अब यहां पर एक और पॉइंट जो आप लोगों को समझना और याद रखना है कि सबसे पहला पॉइंट, तो सारा फ्रैक्शनल नंबर, जितना भी फ्रैक्शनल नंबर है वो सारा रैशनल नंबर होता है, ठीक है, बट सारा डेसिमल नंबर रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर होंगे जो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। कहने का मतलब कि वो डेसिमल नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, सिर्फ वो डेसिमल नंबर्स ही रैशनल नंबर कहलाएंगे, और वो डेसिमल नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। तो फिर वो क्या कहलाएंगे? ऑब्वियसली आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे इररैशनल नंबर कहलाएंगे। ऑब्वियसली अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो, और रियल नंबर है तो वो इररैशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। खैर अभी हम लोग रैशनल नंबर के पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग समझ गए कि रैशनल नंबर कैसा दिखता है। अब एक बात, हम लोग ये कंडीशन, जो हमारा सेकंड कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये क्यों है ऐसा? ठीक है, हम लोग क्यों नहीं कह सकते कि 2/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर? ये बात है कि 2/0 एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो हमें पहला बात तो ये समझना है कि हम लोग रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। रियल नंबर यानी रियल नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, पहला रैशनल नंबर और दूसरा इररैशनल नंबर, ठीक है। आगे चल के लास्ट में हम लोग जब रैशनल इररैशनल दोनों समझ लेंगे तो एक फ्लो चार्ट देखेंगे रियल नंबर्स का, कि रियल नंबर के अंदर दो टाइप के नंबर आते हैं, रैशनल और इररैशनल। फिर रैशनल नंबर के अंदर एक्चुअली बाकी के सारे नंबर सिस्टम आते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, बाकी जितने भी नंबर सिस्टम है वो रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। खैर अभी मेरा कहने समझाने का ये मतलब है कि जो 2/0 वो रैशनल नंबर नहीं है। अब लगेगा कि अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या ये इररैशनल है? तो ये इररैशनल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर ही नहीं है, ये इमेजिनरी है। तो अब हमें बस इतना समझना है कि ये इमेजिनरी क्यों है, ठीक है। ये ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये रियल नंबर ही नहीं है, ये ऐसा नंबर ही नहीं जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। ये इमेजिनरी नंबर है। क्यों ऐसा? तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या? अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 4/2, तो 4/2 का मतलब क्या कि 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी 4/2 को हम लोग ऐसे सॉल्व करके 2 लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि 4/2 का मतलब कि 2 का टेबल में 4 कितनी बार में आता है? तो 2 टाइम्स में आता है कि नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लिख रहे हैं 9/3, तो इसको सॉल्व करके हम लोग 3 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में आता है। अब हम लोग इस नंबर पे आते हैं। इस नंबर, ये जो नंबर लिखा है 2/0, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि 0 का टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर हम पूछे 0 का टेबल सबको आता है, 0 का टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 0 का टेबल पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, 2 आ ही नहीं रहा है। ऑब्वियसली 0 का टेबल में 2 नहीं आता है, 0 का टेबल में सिर्फ 0 आते हैं।
कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इसका कोई रियल आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर एक्चुअली हम लोग बोल देते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। कभी कभी बोल देते हैं इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी क्यों बोलते हैं फिर, अगर नहीं आंसर इंफिनिटी क्यों बोल रहे हैं, तो हमारे पास ये अजम्पशन है, ठीक है, कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो हम एक इंफिनिटी वैल्यू इसको दे देते हैं, ऐसा अज्यूम करने के लिए। आगे के मैथमेटिक्स में हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि अगर कोई वैल्यू नहीं है, मे बी एक अजम्पशन लेते हैं कि हो सकता है इंफिनिटी एक ऐसा नंबर हो, ठीक है, जो 0 से मल्टीप्लाई करके 2 दे दे, ठीक है। इट इज जस्ट एन अजम्पशन, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया, ठीक है, कि रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। अब रैशनल नंबर का डेफिनेशन थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शन और डेसिमल के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम बताएं कि रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर क्या होता है, और एक और बात हम बताए थे कि रैशनल नंबर में ऑल फ्रैक्शनल नंबर आ जाते हैं, जितने भी फ्रैक्शन है, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर है, जो कि जिसमें ऑब्वियसली ये बात होना चाहिए कि वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जितने भी फ्रैक्शनल नंबर मतलब कि जो भी p बाई क्यू वाले नंबर हैं, जहां पे p और q इंटीजर रहे, ठीक है, और q मेरा 0 के इक्वल ना रहे, तो ये तो हो गया। मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारे जितने भी फ्रैक्शनल नंबर हैं वो रैशनल नंबर आ सकते हैं, कुछ एक दो को, मतलब कुछ छोड़ के जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन का बात। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या डेसिमल नंबर्स की सारे डेसिमल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं। डेसिमल नंबर में वो नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q आर नोन एज रैशनल नंबर, ठीक है। अब लगेगा कि ऐसा कैसे, मतलब तो फिर इसमें कंडीशन ही क्यों है, सारा डेसिमल नंबर को तो हम लिख ही सकते हैं p by q के फॉर्म में, बट ऐसा नहीं है। सारे डेसिमल नंबर्स को हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग जैसे कुछ ये सब नंबर तो हम लोग सीखे ही है कि कैसे p by q के फॉर्म में लिखना है, तो ऑब्वियसली इस तरह के नंबर्स को हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 45/100, 3/10 और 1/1000। ध्यान रखना है कि ये सब नंबर्स को हम सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। रैशनल नंबर लिखने का कुछ रूल्स होता है कि हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव का साइन जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये कि अगर ये जैसे ये 45/100 है, तो उसे हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखे, ठीक है, कट करके सिंप्लीफाई करके इसे फिर लिखें, ठीक है। दूसरा बात कि अगर मेरे पास 45/-100 है, तो इसे हम लोग -45/100 लिखें, मतलब माइनस साइन को ऊपर भेज के लिखें, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, और ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये अलग बात हो गई, खैर। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे किस तरह के डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर नहीं कहलाते हैं। तो देखो, अब डेसिमल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। डेसिमल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब वो डेसिमल नंबर्स जो कि टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट मतलब खत्म, ठीक है। तो वो डेसिमल नंबर जो एंड हो जाए, जिसका एक कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट तो है, ठीक है। जैसे 0.45, इसका कितना डेसिमल प्लेसेस है, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस है, इसका सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, ठीक है। तो ये सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। अब डेसिमल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो, जैसे अगर हम लोग डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो डेसिमल्स जो है वो क्या हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। हम लोग बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग का, ठीक है। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग का बात कर रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि 0.33333333 ऐसे एक नंबर जाया जा रहा है, मतलब ये 3 रुक ही नहीं रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, डिवीजन करते हैं हम लोग और डिवीजन खत्म ही नहीं होता है। मतलब डिवीजन खत्म कब होता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। तो बहुत सारे ऐसे डिविजन्स हो रहते हैं
जब दो नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 नहीं आता, हम लोग डिवीजन करते ही जाते हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को 2 या 3 डेसिमल प्लेस पे जाके अप्रॉक्स कर देते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग उसके एकदम प्रिसाइज आंसर भी निकालना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक जाता है बहुत बार, ठीक है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं 0.10101010, ठीक है, ये डेसिमल नंबर, ठीक है। हम बोलते 2.321321, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये एक पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो ये सारे क्या हो गए, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अब अगर हम बोलेंगे ठीक है टर्मिनेटिंग नंबर, सॉरी ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सारे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेटिंग है वो तो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम लोग बात ये करें कि क्या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं क्या? तो देखा जाए तो क्या इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर बात कहां रह गया, फिर इस अलग से क्या पढ़ रहे हैं फिर हम लोग, जब इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जब ये भी रैशनल नंबर है, तो ऐसे कौन से डेसिमल नंबर है जो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। खैर इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखना है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस है आपके बुक में, ठीक है, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को, ठीक है, ये देखो एक स्पेशल टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ जो नंबर्स है वो एक पैटर्न, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर में रिपीट हुए जा रहा है या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हुए जा रहा है। तो इस तरह के नंबर, ये जो 3 नंबर है ये सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, इन्हें हम कहते हैं रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो एक्चुअली में रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकते हैं। ये क्या है, रिपीटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब कि टर्मिनेटिंग का सब डिविजन्स नहीं होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग का सब डिविजन्स होता है। इस नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोग रिपीटिंग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, रिपीटिंग डेसिमल प्लेसेस और नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेसेस। तो जितने भी रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इस बारे में आगे बात करेंगे। क्यों होते हैं इसका रीजन तो ऑब्वियसली यही है क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये बात सीखने की है, और इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको हम लोग आगे करेंगे जब एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे तो, ठीक है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि नॉन रिपीटिंग नंबर मतलब क्या हो गया, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो नॉन रिपीटिंग है कि रिपीटिंग है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ देखते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर का एग्जाम्पल, ठीक है। हम इधर लिखते हैं, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। देखो नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग का मतलब हुआ कि एक ऐसा नंबर, ठीक है, एक ऐसा डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट तो खैर नहीं ही हो रहा है। हम लोग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का केस नॉन टर्मिनेटिंग में, टर्मिनेटिंग में ऐसा कोई केस नहीं है, टर्मिनेटिंग में कोई सब डिविजन्स नहीं है, ठीक है। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग का ही केस है, ठीक है। तो अब देखो नॉन रिपीटिंग मतलब कि हम लिखे 0.12378951136, ठीक है। मतलब ऐसे ये चले जा रहा है, बिल्कुल रैंडमनेस है, कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, और चले जा रहा है, मुझे पता ही नहीं आगे का नंबर क्या होगा। तो ये एक नॉन रिपीटिंग नंबर हो सकता है, ठीक है। या फिर सिंपली हम बोले, ठीक है, हम बोले √2, अगर आप √2 का वैल्यू निकाले, ठीक है, √2 का वैल्यू कैलकुलेटर पे निकाले, ठीक है, तो हालांकि नॉर्मल कैलकुलेटर पे हो जाता है, मतलब वो अप्रॉक्स करके ही बताता है, बट अगर हम लोग एकदम डिटेल में उसका डेसिमल प्लेसेस पे देखें तो आप उसका 100 डेसिमल प्लेस देख लो, 1000 डेसिमल प्लेस देख लो, कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता है। √2 का डेसिमल फॉर्म जो होता है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। √2 का वैल्यू हम देखें तो 1.41 हम लोग अप्रॉक्स में याद रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये अगर आगे जाते जाएगा तो ये बिल्कुल रिपीट नहीं करता है, ठीक है। फिर दूसरा वैल्यू पाई का वैल्यू हम लोग याद रख लेते हैं 22/7, ठीक है, बट वो तो अप्रॉक्स वैल्यू है। ओरिजिनल पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 के बाद ये दो डेसिमल प्लेस हम लोग अप्रॉक्स में याद रखते हैं, बट एक्चुअली में पाई का वैल्यू वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ये भी इंफिनिटी तक जाता है, मतलब इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस होते हैं, और ये भी कोई पैटर्न को रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि यहां देखो, हम यहां ऊपर लिखते हैं, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है,
एंड रिपीटिंग, या फिर ऐसे लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, और वहीं अगर हम बात कर लें कि बच क्या गया, जो बच गया वो रैशनल नंबर नहीं है, तो क्या बच गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट बच चुका है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कि रैशनल नंबर नहीं है। ऑब्वियसली छोटा सा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ ही नंबर आएंगे, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम बस बता रहे हैं कि फ्रैक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट, मतलब पूरा फ्रैक्शन नंबर में हमको हम लोग बोल देते हैं कि वो रैशनल नंबर है, एक्सेप्ट फ्यू जो कि इमेजिनरी हो सकते हैं, या फिर हम आगे बात करेंगे किस तरह के फ्रैक्शनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं होते हैं, वो आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और डेसिमल की जब बात कर रहे हैं तो डेसिमल में पहले तो हम लोग दो डिविजन्स देखे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में सारे डेसिमल्स रैशनल नंबर्स हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी जब हम लोग दो डिविजन्स किए, एक रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का, तो रिपीटिंग वाला भी रैशनल नंबर है, नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर नहीं है। अब ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही आगे चल के, मतलब आगे चल के क्या अभी समझ लो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही क्या बनता है, इरैशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा इरैशनल नंबर। बेसिकली यही डेफिनेशन इरैशनल का। देखो एक लाइन तो हम लोग एक लाइन अगर बोला जाए तो इरैशनल नंबर क्या होता है, ऑल द नंबर्स which cannot be written in the form of p by q। ये एक बात हो गया, बट ये तो वो डेफिनेशन हो गया कि रैशनल मतलब इरैशनल नंबर पे क्या लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेशन ये है कि इरैशनल नंबर हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फिर किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इस फॉर्म में होता है। ठीक है, इरैशनल नंबर्स आर द डेसिमल नंबर्स इन दी विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखे, ये जो एग्जांपल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, यही तो है इरैशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया इरैशनल नंबर, और इसे देखो ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये इसका भी इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस है। ठीक है, बट इसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसी लेक्चर में हम आगे सीखेंगे कैसे हम लोग इसको p by q के फॉर्म में लिखेंगे, और ऑब्वियसली पता चल जाएगा उस समय इसको क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा रैशनल इरैशनल। अब हम लोग इसे कॉन्सेप्ट इतना है, हम लोग रैशनल नंबर पे अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हमने समझा है, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा में किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो सारे टाइप्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब टाइप्स समझने के बाद आप लोग अपने बुक का कोई भी टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बन जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला और बेसिक, अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इजी टू हार्ड चलेंगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बनता है वो रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, या फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन 2 रैशनल नंबर्स, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज रिप्रेजेंट 5/7 या -5/7 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को कोई भी एक रैशनल नंबर दे देगा और बोलेगा इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना। ठीक है, तो हमने बहुत जूनियर क्लास से सीखा है कि नंबर लाइन पे कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर हम बोलें नंबर लाइन बेसिकली होता है क्या है, सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग बनाते हैं जहाँ पे हम लोग नंबर लाइंस को नंबर्स को शो करते हैं। जनरली अभी तक हम लोग इंटीजर्स को शो करते थे। ठीक है, ऐसे इंटीजर को शो करते थे। ठीक है, बट अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सोचना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ इंटीजर को शो करें तो हमें 5/7 को यहाँ प्लॉट करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली हम लोग प्लॉट नहीं कर सकते हैं।
अगर इंटीजर्स वाला नंबर लाइन रहे तो देखो एक तरीका तो है कि हम लोग उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और पॉइंट में जो भी आंसर आए वो पॉइंट हम लोग यहाँ पर कहीं मिडिल में मार्क कर दें। पर जो दूसरा तरीका है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, और वो ज्यादा इजियर भी है, कि हम लोग इन चीजों को रैशनल इंटीजर्स की जगह इस फॉर्म में लिखें। ये हमारा 0 है, इसको 0 ना लिख के 0/7 लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ 1 ना लिख के 1/7 लिखते हैं। ये 2/7 है, ये 3/7 है, ये 4/7 है, 5/7, 6/7 और ये 7/7 है, जिसको हम लोग 7 ना लिखकर स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग 1 लिखेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली देखा जाए तो इंटीजर के अकॉर्डिंग अब देखो इसको 0/7 ना लिखे हम लोग क्या लिखना चाहिए, मतलब समझाने के लिए मैंने 0/7 लिखा है, लेकिन है तो ये 0 है, ठीक है। अब देखो हम लोग जैसे यहाँ पे जब इंटीजर वाला नंबर लाइन बनाते हैं, मतलब इंटीजर्स में शो करते हैं 2 3, तो हमें पता है 5/7 कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है, बट कहाँ आने वाला है ये हमें क्लियरली पता नहीं चलता है, क्योंकि हमने नंबर्स को उस अकॉर्डिंग मार्क नहीं किया है। बट अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर्स को उस अकॉर्डिंग ही मार्क करें तो हमें वो पता भी चल जाएगा कहाँ पे मिलने वाला है, 0 और 1 के बीच में मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ये 7/7 है, ठीक है। इसके बाद 8/7 आएगा, 9/7 आएगा, 10/7 आएगा, ऐसे 12/7 आएगा, 13/7 आएगा। जहां पर आपको 14/7 मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका 2 हो जाएगा, मतलब इंटीग्रल वैल्यू 2 के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से पीछे आते जाएंगे, जहां पे लेट सपोज आपको -21/7 मिलेगा, वो कहीं ना कहीं आपका -3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग नंबर्स को इस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग लिख रहे होते हैं। और अब जब ऐसे लिखे तो आपको पता है कि हाँ 5/7 का है यहाँ सिंपल, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक और थोड़ा सा इससे हायर लेवल क्वेश्चन नंबर लाइन के लिए कि हम लोगों को दे दे कि दो डिफरेंट रैशनल नंबर को सेम नंबर लाइन पर शो करना हो, ठीक है। तो अगर वो दो डिफरेंट रैशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जैसे हम बोले कि रिप्रेजेंट 2/7 एंड -3/7 ऑन नंबर लाइन, तो 2/7 तो ये हो गया और इधर जाते जाएंगे -1/7, -2/7, -3/7, तो ये हो गया मैंने -3/7। तो ये इजी है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है कि हमें बोले कि रिप्रेजेंट 2/3 एंड 1/2 या -1/2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, अब जैसे हम लोग ने सीखा क्या कि हम जब नंबर लाइन बनाएं तो उसे एक पर्टिकुलर डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही लेबल करें, ठीक है। मतलब सिंपली 1 2 3 4 लेबल करने की जगह हम लोग उसको इस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग लेबल करें, जो डिनोमिनेटर को हमें, जिस डिनोमिनेटर वाले नंबर को हमें शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बट यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे जो दो नंबर है इनका डिनोमिनेटर ही अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के मतलब कुछ बच्चों के दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि ऑब्वियसली हमें क्या करना चाहिए कि डिनोमिनेटर को इक्वल कर दें। अगर डिनोमिनेटर ही प्रॉब्लम है कि दो डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा कि हम लोग इन फ्रैक्शंस को इसके इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, डिनोमिनेटर को सेम करके एलसीएम लेगी। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 कितना होगा, 6 होगा। इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं एक बार पहला क्वेश्चन है तो हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। बाकी आप लोगों को ये पता होगा कि अगर मुझे 3 को 6 बनाना है तो नीचे 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए, और 2 नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर में 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 2 4, तो ये मेरा पहला आ गया, ठीक है। अब ये -1/2 है, इसे भी 6 बनाना है, तो अब 6 बनाने के लिए मुझे 3 नीचे मल्टीप्लाई करना चाहिए, और नीचे 3 मल्टीप्लाई हुआ यानी ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया -3/6। अब अगर हम देखें कि ऑब्वियस बात इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, एक बार रिवाइज करते हैं। तो ये -3/6 जो आया है ये इसका कहीं ना कहीं फॉर्म डिफरेंट है, बट वैल्यू तो -1/2 के जैसा ही है, मतलब -1/2 के इक्वल ही है ना। ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देंगे तो -1/2 आएगा। ये 4/6 जो है इसका फॉर्म मतलब रूप अलग है, बट वैल्यू तो 2/3 ही है, ठीक है। यानी कि आप मतलब जो प्लेस 2/3 का नंबर लाइन पे है वही प्लेस 4/6 का नंबर लाइन पे है, ठीक है। जो प्लेस -3/6 का नंबर लाइन पे, जो पोजीशन, जो एड्रेस -3/6 का नंबर लाइन पे है वही एड्रेस -1/2 का भी है, क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। दोनों का वैल्यू सेम है, बस रूप अलग है, ठीक है। तो हम लोग
इसको भी मार्क कर सकते हैं, इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पे, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो अब हम लोग हम लोग पता चल गया कि हमें जो डिनोमिनेटर वो बाय 6 के अकॉर्डिंग करना है। ये 0 हो गया, ये 1/6 हो गया, ये 2/6 हो गया, ये 3/6 हो गया, ये 4/6 हो गया, ये 5/6 हो गया, ये 6/6 की जगह आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये -1/6 है, -2/6 है, -3/6 है, ठीक है, -4/6 है। ठीक है, यहाँ करने के बाद आपको जहां तक करना है लेबल कर दो, लेकिन हमारा आंसर तो यहीं पे मिल जाता है यहाँ। ठीक है, और इसको आप ऊपर ऐसे मार्क करके लिख सकते हैं कि यही पोजीशन हमारा -1/2 का है और यही पोजीशन हमारा 2/3 का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पार्ट, एक पहला क्वेश्चन, ये पहला टाइप का क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन ही किए हम लोग, इससे जुड़े, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस है। अगर आपने ये समझ लिया तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहीं से आर एस अग्रवाल के एग्जांपल्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं कि हम लोगों को बताना है कि -2/3 का कोई भी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, तो अभी आपका ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ कि हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। अगर मुझे बोला जाए कि -2/3 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? 3 लिखना है, 3 क्या हम लोग इसका इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं, बट बताना हमें 3 है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका वैल्यू 2/3 के इक्वल हो, मतलब जो दिखने में अलग हो लेकिन उसका वैल्यू 2/3 के इक्वल हो, मतलब इसके ही इक्वल हो। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ लिखें -4/6, अब आपको देखने से लग रहा होगा कि ये दोनों तो अलग अलग है, बट जरा सोच के देखो कि अगर हम लोग इसको इसका ओरिजिनल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, ये 2 से कटेगा, 2/3 इसका भी वैल्यू है। ठीक है, अगर हम कहीं -40/60 लिखें तो आप लोगों को लग सकता है ये तो अलग है, लेकिन नहीं, देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये -2/3 ही आएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जो दिखने में अलग हो, ठीक है, उनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग हो, बट स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग उनका वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो अगर मुझे 2/3 का -2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो चीज ला सकते हैं। जैसे हम लोग क्या किए कि ऊपर नीचे दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं 2 ही मल्टीप्लाई करना, आप पहले 10 मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, बस सेम मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो -200/300 भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है -2/3 का। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लो या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को, एक ही बात है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है हमारा रैशनल नंबर के लिए कि राइट एनी 3, एनी 4, एनी 5 रैशनल नंबर बिटवीन गिवन 2 रैशनल नंबर्स। मतलब कि देखो, अब सबसे पहली बात तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर में जब हम लोग बात करते हैं तो कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जैसे अगर आप लोग खुद सोचिए कि 1 है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं। ठीक है, अब 1 इज अ रैशनल नंबर, क्यों? क्योंकि 1 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर है, और 2 को भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर है। ठीक है, यानी ऑब्वियसली देखो, सबसे पहले ऑब्वियस सा बात है कि जितना भी होल नंबर होता है वो सारा रैशनल नंबर होता है, जितना भी इंटीजर होता है वो सारा रैशनल नंबर होता है, जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो सारा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इनफैक्ट 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो बात यह है कि 0/1 इज अ रैशनल नंबर, 1/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर q 0 हो गया, q को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, चलो देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 इंटीजर लेते हैं तो इन 2 इंटीजर के बीच में बहुत सारे 2 इंटीजर या 2 रैशनल नंबर लेते हैं तो इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, देखो, जब हम लोग 2 इंटीजर लेते हैं 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो एक भी इंटीजर नहीं। 1 के बाद सीधे 2 ही इंटीजर आता है, लेकिन हम लोग इंटीजर का बात नहीं कर रहे, हम लोग रैशनल नंबर का बात कर रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, अगर आप लोग डेसिमल फॉर्म में सोचिए तो और
कन्वीनियंट होगा सोचना कि देखो 1 के बाद हम लोग बोल सकते हैं 1.1 आता है, बट ऐसा थोड़ी है 1 के जस्ट बाद 1.1 आता है। कोई बच्चा कह सकता नहीं 1 के जस्ट बाद तो 1.0000001 आना चाहिए, मतलब 1 से जस्ट बड़ा ये होगा। लेकिन ये भी डिफिनाइट नहीं है कि ये होगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं फिर कि 1.000000001 ये जस्ट बाद आना चाहिए। तो पहले बात तो ये कि 1 के जस्ट बाद वाला रैशनल नंबर क्या होगा ये भी हम लोग नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग कोई नंबर बताएंगे हमें पता चलेगा नहीं इससे जस्ट छोटा नंबर हम लोग लिख सकते हैं, इससे जस्ट छोटा रैशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ तो हम लोग ये यहाँ तक ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि 1 के जस्ट बाद कौन सा रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। और यहीं से हम लोग ये बात भी समझ सकते हैं कि 1 से 2 के बीच में हम लोग कितना सारा रैशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से लिखे 1.00 करके कितना ही नंबर भी लिख देंगे, ठीक है। फिर 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 3 4 5 कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1.5 है 1.6 है 1.7 1.9 है, और हर एक नंबर से बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे नंबर है, इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। और हमें इनमें से कोई भी 3 नंबर बताना है जो इन दो रैशनल नंबर के बीच में आ रहा हो, ठीक है। तो इसको बताने का तरीका क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखें तो ये पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। इतना इजी है कि तुरंत बन जाएगा सिंपली, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर इक्वल है तो क्या होगा कि हमें बस इसका स्केल, इसका रेंज को बड़ा करना है, ठीक है। देखो हम लोग बोले कि 7/3 के बाद क्या आना चाहिए और 8/3 के पहले क्या आना चाहिए, तब हम लोग को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि 7/3 के बाद तो सीधे 8/3 लग रहा है हम लोग को, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही। बट अगर हम इसका रेंज को बड़ा करें, रेंज को बड़ा करें मतलब कि इस दोनों इन सारे नंबर्स को थोड़ा बड़ा बना दें, ठीक है। और ध्यान रखें कि डिनोमिनेटर सेम ही रहे। देखो डिनोमिनेटर अलग है तो हम लोग को सेम करना पड़ेगा, यहाँ तो डिनोमिनेटर पहले से सेम है, तो ऐसा नहीं कि नंबर को बदलने का क्रम में हम लोग डिनोमिनेटर को ही चेंज कर दें, ठीक है। तो देखो करना कुछ नहीं है, हम लोग 7/3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे जो थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 14/6, ठीक है। अब हम लोग 8/3 के साथ भी यही करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि यहाँ भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी ऊपर नीचे 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो मेरा डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 8/3 में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया 16/6, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं 14/6 और 16/6 के बीच में एक रैशनल नंबर आ रहा है जो कि हमारा 15/6 है। ऑब्वियसली एक ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें तो 3 चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये तो हम बताने के लिए आप लोगों की कि हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग एक बड़ा नंबर लेके चलेंगे और ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना भी इजी हो। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि हर जगह 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी, तो ये क्या हो गया सीधे 70/30 हो गया, ठीक है। और ये सीधे 80/30 हो गया, ठीक है। देखो बात ये है कि हम लोग ये लोग जो है ये जो नंबर गिवन है ये बिल्कुल एडजेसेंट है, अगल बगल है, नेबर्स हैं, ठीक है। इनके बीच का गैप को बढ़ाएंगे तभी तो बीच का नंबर्स बता पाएंगे, ठीक है। तो इनके बीच का गैप को हम बढ़ा दिए, इनमें बड़ा बड़ा नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हर जगह सेम नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसका मतलब यहाँ तो ये इक्विवेलेंट भी है और इनका डिनोमिनेटर भी चेंज नहीं हुआ। अब आप इनके बीच में जितना नहीं 9 नंबर आप इजीली बता सकते हैं। अगर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किए होते तो 99 नंबर्स बता पाते हैं, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है उसका, हमें तो 3 ही बताना है, ठीक है। तो ये हो गया एनी 3 नंबर, ठीक है। देखो आपका आंसर डिफर कर सकता है, आपका आंसर ये आ सकता है, आपके फ्रेंड का आंसर कुछ और आ सकता है। आपका फ्रेंड बोल सकता है कि नहीं हम तो 78/30 बोलेंगे, ठीक है। या फिर वो अगर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आंसर ला रहा होगा तो और डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है, हमें कोई 3 बताना है, हम कोई भी 3 बता सकते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, अब इस क्वेश्चन का बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है 40, ठीक है। तो 3/8 क्या बन जाएगा 15/40 और 2/5 क्या बन जाएगा 16/40।
ठीक है। तो देखो बदल तो गया, ये डेरिवेटिव सेम हो गया, बट हम देख रहे हैं दोनों के बीच में गैप नहीं है, तो गैप बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, यहाँ भी ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, हो गया, बहुत बड़ा गैप हो गया, 10 का गैप है, ठीक है। तो अब 150/400 और 160/400 के बीच में कोई भी 3 नंबर बता दो, 151/400, 152/400, 153/400, हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिमिलर है सेकंड क्वेश्चन की तरह, ठीक है। बस हम यहाँ थोड़ा चेंज करने के लिए एक एलिमेंट को, हम एक नंबर को डेसिमल में लिख दिए हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको भी फ्रैक्शन में लिख देना है, ठीक है। तो 5/10 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, ठीक है। ये -2/5 हमको दिख रहा है कि ये कट सकता है, बट काटने की जरूरत नहीं, वो मेरा काम नहीं है, हमें बस करना है इसका डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो नंबर है ये क्या बन जाएगा, -4/10, और ये क्या है 5/10। यहाँ तो हमें इसके स्केल बड़ा करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बीच में ऑलरेडी बहुत गैप है ना। जरूरत तो हमें तब पड़ता है ना जब गैप ना हो, यहाँ तो ऑलरेडी गैप है, ये देखो ये 4 रहता है तो हमें करना पड़ता है, लेकिन ये -4 है, -4 और 5 के बीच में क्या क्या नंबर आ सकते हैं, तो हमें देखना है -4 के राइट साइड में और 5 -4/10 के राइट साइड में और 5/10 के लेफ्ट साइड में जो जो नंबर्स पॉसिबल है उसको हम लिख सकते हैं, जैसे -3/10, -2/10, -1/10, ठीक है, 0/10 जिसको आप सिंपली 0 ही बोलेंगे, ठीक है, या फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ठीक है, वहां तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ छोटा सा बनता है, जैसे हम पूछें कि राइट एनी 2 इरैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे ऐसा क्वेश्चन। तो अब हम लोग कुछ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। ऐसे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही इस तरह क्वेश्चन आते हैं, बट इन्हें समझना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमें समझ में, जैसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी, यहाँ ये सब नोटेशन के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, सिंबल्स के फॉर्म में। n मतलब नेचुरल नंबर, w मतलब होल नंबर, z से हम लोग इंटीजर्स को शो करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में i से इंटीजर्स को शो करते हैं, बट जो स्टैंडर्ड नोटेशन है इंटीजर्स का वो z है, ठीक है। और रैशनल नंबर को q से नोटेशन करते हैं, इरैशनल नंबर को q और ऊपर में c या फिर q डैश से नोटेशन करते हैं, r इज फॉर रियल नंबर, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस और इसी फॉर्म में हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स को लिखे हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। अब ये बात को समझते हैं, यहाँ पे अब हम एक क्या कर रहे हैं, वेन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। देखो तो अब सबसे पहली बात तो ये कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब 1 से इंफिनिटी तक, दैट्स इट, ठीक है। तो यानी सबसे ये जो छोटा सा सर्कल है ये नेचुरल नंबर के लिए, इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इंफिनिटी तक। अब ये हुआ हमारा नेचुरल नंबर का एक सर्कल, ठीक है। इससे बड़ा एक शेप है जिसमें सारे होल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो सारे होल नंबर आ रहे हैं। अब देखो ये होल नंबर के शेप में ये नेचुरल नंबर वाले पार्ट आ रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम होल नंबर का बात करते हैं तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर हम यहाँ लिख दे रहे, होल नंबर क्या होता है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसमें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो सारे नंबर भी होल नंबर के पार्ट हैं, ठीक है। तो यानी ये जो जब होल नंबर का हम स्क्वायर बना रहे हैं, तो ये जो सर्कल है जिसमें 1 2 3 4 पार्ट इन्फिनिटी तक है, वो पहले ही हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जो रिप्रेजेंट नहीं हुआ है यहाँ पे वो क्या है, 0, जिसको हम लोग सर्कल के बाहर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली 0 इस नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब यहीं से हमारा पहला स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है कि क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो बिल्कुल सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, यानी ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट अगर देखें, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो ऑब्वियसली देखो होल नंबर बड़ा है, नेचुरल नंबर से बड़ा है, तो सारे होल नंबर जो एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे हैं वो भी होल नंबर में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात कैसे कह सकते हैं हम लोग कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 एक होल नंबर है जिसको हम लोग नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है।
अब देखो इस वेन डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। अब हम इससे बड़ा एक और लेट सपोज रेक्टेंगल बना दे रहे हैं जो कि इंटीजर्स को शो कर रहा है, और फिर इससे बड़ा एक सर्कल बना दे रहे हैं जो रैशनल नंबर को शो कर रहा है, और फिर एक और बड़ा सा सर्कल मतलब एक बड़ा शेप बना दे रहे हैं जो पूरा रियल नंबर को शो कर रहा है। और इस रियल नंबर वाले शेप में ये तो पूरा हो गया रैशनल नंबर का पार्ट, और एक पूरा पार्ट हो जाएगा इरैशनल नंबर का। ठीक है, कहने का मतलब कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो रैशनल और इरैशनल दोनों में है ऑब्वियसली। ठीक है, दोनों बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। ठीक है, लेकिन जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब जो है वो पूरे के पूरे रैशनल नंबर के ही पार्ट हैं। इस वजह से हम लोग सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर कहते हैं, सारे होल नंबर को इंटीजर कहते हैं, सारे इंटीजर को रैशनल नंबर कहते हैं, एंड अगेन सारे रैशनल नंबर को रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, बट ऑब्वियसली इनका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनका रिवर्स पॉसिबल नहीं है मतलब कि हम लोग सारे रैशनल नंबर को इंटीजर नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रैशनल नंबर हैं जो इंटीजर के फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे हम लोग बोले कि 1/2, हम लोग बोले 0.3333 ऐसे बोल दें, तो ये सब जो रैशनल नंबर है वो ऑब्वियसली इंटीजर नहीं हो सकते हैं, ये इंटीजर नहीं कहेंगे क्योंकि इंटीजर्स आर ओनली काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट ये क्या कहता है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या है कि सारा इंटीजर जो है वो होल नंबर होता है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं। होल नंबर तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक होता है, और इंटीजर्स में 0 से लेकर इंफिनिटी तक होता है, बट अलोंग दैट -1, -2, -3 मतलब नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और ये नेगेटिव नंबर्स तो होल नंबर नहीं कहे जा सकते। इसका मतलब एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर का ही पार्ट है, तो हर एक इंटीजर को आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ स्टेटमेंट्स, और ये जो डायग्राम है इसे हमारे एक माइंड मैप की तरह हमें अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया ये कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज था। ठीक है, पहला एक्सरसाइज कवर हुआ। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है, ये जो टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर वाले पार्ट के लिए। ठीक है, क्या है, तो हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, बट कैसे लिख सकते हैं ये बात हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग बोले 0.333333, ये क्या है, ये इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग, इनफाइनाइट हो या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, बट ये रिपीटिंग है, और क्योंकि ये रिपीटिंग है हम लोग इसे रैशनल नंबर कहते हैं। ये बात हम लोग सीखे हैं, समझे हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, बट कैसे लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग का बात करते हैं, सॉरी टर्मिनेटिंग का बात करते हैं, जैसे हम लोग 0.45 का बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग कैसे इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं। हम लोग देखते हैं कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, यानी नीचे 2 0 आ जाएगा 1 के साथ, और ऊपर 45, ऐसे हम लोग एक ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, बट वो चीज यहाँ काम नहीं करेगा ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि पॉइंट की बात तो यहाँ पे इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस है, तो क्या हम लोग 1 के साथ इनफाइनाइट 0 लिखते चलेंगे, तो नहीं, ऑब्वियसली वो तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रैशनल नंबर को, इस तरह के डेसिमल नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बात हम लोग अभी समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक और बात ये कि हम लोग ये जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसे हम लोग ऐसे रेकरिंग या बार के फॉर्म में भी लिखते हैं कि जितने नंबर्स पैटर्न में रिपीट कर रहे हैं उनके ऊपर एक बार, उनके ऊपर एक डैश लगा देते हैं। ठीक है, जैसे 3 के ऊपर अगर हम डैश लगा दिए मतलब 3 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेगा। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे 1.0421 और सिर्फ 21 के ऊपर डैश लगाएं, इसका मतलब ये नंबर कैसा दिखेगा, 1.04 एक बार आ गया, अब उसके बाद 21 21 21 21 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है। ठीक है, मतलब एक कुछ डेसिमल प्लेसेस तक पैटर्न नहीं है, बट उसके बाद पैटर्न में चल रहा है, तो ये भी एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो बात हम लोग समझते हैं। ठीक है,
तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा है इसका कि हम लोग सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको लेट x इज इक्वल टू 0.3333 ये मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले गिवन नंबर को x के बराबर मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, यहां से ध्यान देना है, ठीक है। दोनों साइड LHS और RHS में हम लोग सेम नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये तो बेसिक रूल है किसी भी इक्वेशन का, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 10 इन बोथ LHS एंड RHS, ठीक है। मत लिख सकते अब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये x जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा, और ये जो 0.3333 जा रहा है ये जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब कि एक डेसिमल प्लेस या फिर कहो कि डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी 3.33333 ये इस तरह का नंबर हो गया। अब देखो ये काम हम लोग किए क्यों, देखो हम प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा है कि पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इस वजह से हम लोग डिनोमिनेटर को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो इक्वेशन क्रिएट फॉर्म किए। अब इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से ये माइंडसेट से बना रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो पैटर्न हो बिल्कुल सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। क्यों, ताकि जब दोनों को हम लोग माइनस करें तो इसके बाद का हर एक 3 यहाँ का हर एक 3 को कैंसिल करता जाए, कट करता जाए, मतलब सब्ट्रैक्ट करता जाए। तो इसके बाद पॉइंट के बाद क्या बचेगा, सिर्फ 0 0 0 बचेगा, और 0 0 मतलब कि डेसिमल लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो फिर हटा दो डेसिमल, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग। हमारा काम हो चुका है, हमारा काम हो गया कि देखो यहाँ पे हमारे पास दो ऐसा इक्वेशन मिल चुका है जहां पर पॉइंट के बाद बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल मतलब आइडेंटिकल होना चाहिए बिल्कुल, तभी आप उन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, तो हम क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 3.33 और x इज इक्वल टू 0.33। तो दोनों तरफ माइनस होगा, 10x में से x जाएगा तो 9x, एंड यहां पर से अगर हम लोग 3 में से 0 माइनस करें तो 3, पॉइंट के बाद तो हर एक 3 को माइनस करता जा रहा है, ठीक है। यानी 3.00000 बच रहा है। और इसी को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं कि हमारा 9x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/9 आ गया, और फिर x इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तो अब हम लोग बोलेंगे x का वैल्यू क्यों निकाले हम लोग, क्योंकि x का वैल्यू ही, ये नंबर को हम लोग x के इक्वल माने और फिर x को एक ऐसा वैल्यू के फॉर्म में लिखें जो p/q है। यानी ये 0.33 का p/q फॉर्म क्या है, 1/3, ठीक है। इसका p/q फॉर्म क्या है, 1/3, ठीक है। और आप इस बात को चेक भी कर सकते हैं, 1/3 को डेसिमल फॉर्म में लिख के देखिए तो ये गिवन डेसिमल आएगा, ठीक है। हम लोग 1 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3 आते जाता है डेसिमल के बाद, ठीक है। यानी कि हम लोग 1/3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हमें पता नहीं था अभी तक कि कैसे लिख सकते हैं, वो प्रोसीजर नहीं पता था, अभी हमने सीख लिया, ठीक है। तो ये तरीका है हम लोग कैसे एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस टाइप के, बिल्कुल सिमिलर, जो मतलब थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन ये रहे कि हमें 0.137 और ये तीनों के ऊपर बार है, और इस क्वेश्चन को अगर हमें p/q के फॉर्म में लिखना हो तो हमें ध्यान रखना है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इस नंबर को x मान लेंगे कि हाँ 137 ये चल रहा है, ठीक है। अब जो हम लोग दूसरा इक्वेशन मानेंगे, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए कि पिछले क्वेश्चन में हम दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई किए तो आप हर
क्वेश्चन में 10 ही मल्टीप्लाई करें, नहीं, ये लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर, देखो 10 के मल्टीपल में ही मल्टीप्लाई होगा, 10, 100, 1000, 10,000 कुछ इसी तरह का नंबर मल्टीप्लाई करना दोनों से, बट सोचना पड़ेगा कि क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वेशन बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए डेसिमल के बाद, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल सिर्फ एक प्लेस शिफ्ट होगा, और ऐसा करने से क्या होगा, 1.37 137 137 होगा, ठीक है। मतलब 137 अभी भी रिपीट कर रहा है, बट देखो पैटर्न सेम नहीं है, मतलब कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, फिर यहाँ पे यानी ये जो 1 है वो 3 से माइनस होगा, ये 3 जो है वो 7 से माइनस होगा, और ये 7 1 से माइनस होगा, ठीक है। फिर ये 1 3 से माइनस होगा, तो कहने का मतलब अभी ये माइनस होकर 0 नहीं बनेंगे, ठीक है। हमें तो बिल्कुल आइडेंटिकल क्यों कर रहे थे हम, ताकि हमारा मोटिव क्या था कि पॉइंट के बाद हर एक चीज 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक ही डेसिमल प्लेस शिफ्ट हुआ, अगर 100 से करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगा, बट काम तब भी हमारा नहीं बनेगा। यहाँ पर फिर क्या होगा कि ये 7 पे मैप होगा, ये 3 ये 1 पे होगा, यानी अभी भी 0 नहीं होंगे, ठीक है। हमें करना क्या चाहिए कि अगर यहाँ पे तीन नंबर से रिपीट कर रहे हैं तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करें हम लोग, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे 137 एक पूरा ग्रुप उठ के इधर आ जाएगा, और वापस उसके बाद का जो ग्रुप्स है वो उसी तरह रिपीट करेंगे, और हम देख सकते हैं बिल्कुल अब आइडेंटिकल हो गया डेसिमल बाद। देखो यहाँ डेसिमल के बाद 137 137 137 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 137 137 137 है। अब जब दोनों को माइनस करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 999x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 137, जहां से हमें x का वैल्यू 137/999 मिल जाएगा। आप इसको अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है, बाय द वे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर होगा तो करके लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर कोई बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये भी समझना होगा, ठीक है। अब एक और हायर लेवल क्वेश्चन इसी का, कि अगर क्वेश्चन कुछ ये है 0.235 और 235 नहीं बल्कि सिर्फ 35 के ऊपर बार है, ये 2 जो है ऐसे ही है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.2 और 35 35 35 35 ऐसे जाते जाएगा, ठीक। अब यहाँ हम लोग को सोचना है कि अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी सिचुएशन में जो आने वाला इक्वेशन है वो इस इक्वेशन के इक्वल कभी नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं, अगर हम लोग 10x बनाए तो क्या होगा, तो पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, मतलब 2 इधर आ जाएगा, 2 आ रहा है डेसिमल के आगे आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पॉइंट एक बार 235 है, और यहाँ पर 35 मतलब यहाँ पे 2 है जो कि यहाँ पे नहीं, ठीक है। अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा, 2 और 3 भी इधर आ जाएगा, और 5 3 5 3 5 3, ये तो किसी हाल में पैटर्न नहीं शो कर रहा। आप देख सकते हैं तीनों ही इक्वेशन हमारा पैटर्न शो नहीं कर रहा है। अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यानी ये जो नंबर है ये 3 डेसिमल प्लेस चला जाएगा, और ये फिर क्या होगा, 235 इधर आ जाएगा, और 35 35 35 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी इससे रिपीट नहीं कर रहा है, बट यहाँ तक लिखने का मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि यहाँ हम देख सकते हैं कि चलो x के साथ ये मैच नहीं कर रहा, बल्कि बट 10x के साथ तो मैच कर रहा है। हम देख सकते हैं कि 10x वाला जो इक्वेशन यहाँ भी डेसिमल के बाद 35 है, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 35 है, ठीक है। यानी कि अब हम लोग इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को x के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बट इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 0 0 0 मिलने वाले हैं, और फिर कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। अल्टीमेटली हमें x का तो वैल्यू चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी इक्वेशन से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो कि डेसिमल के बाद कुछ एक या 2 नंबर रिपीट नहीं कर रहे हो, तो हम लोग इक्वेशंस ऐसे बनाएंगे जिसमें हम लोग कोई भी 2 इक्वेशन को चूज कर सकें सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 4 and 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, 1000x में से 10x माइनस होगा तो 990x, और 235, देखो यहाँ पे ऐसे होगा 235
353535 है और ये 2 है 353535। तो हम लोग ये माइनस तो करेंगे ही, इन दोनों को भी माइनस करेंगे, 232 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू बनता है 232/990। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हम कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहीं से हम लोग ये बात भी समझ सकते हैं कि क्यों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमने तो एक तरीका बना लिया कि हम लोग रिपीटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है। बट क्या कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे नॉन रिपीटिंग डेसिमल को लिख सके हम लोग इस फॉर्म में? तो ऑब्वियसली नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चाहे कितना भी इक्वेशन बना ले, नॉन रिपीटिंग के केस में कभी डेसिमल के बाद आइडेंटिकल पैटर्न मिलेगा ही नहीं। तो कोई भी इक्वेशन को माइनस करने के बाद आपको पॉइंट्स के बाद सिर्फ 0 0 मिले, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कोई पैटर्न ही नहीं है। तो आप आइडेंटिकल सीक्वेंस वहां पे कैसे बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इस वजह से नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इस वजह से उसके लिए एक अलग सिस्टम बनाया गया जिसको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में नहीं, बट आरएसएलवाल में और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि आपको एक रैशनल नंबर दे दिया गया, ठीक है। जस्ट लेट सपोज 1/125, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है वो, इसको जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। मतलब इस फ्रैक्शन को जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 को डिवाइड करना है 125 से। तो जब इसको करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। बट ये बात हमें बिना डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन किए बताना है, ठीक है। तो अगर हम डिवीजन करें तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चन को ही देख लेंगे कि जो डेसिमल है वो अगर टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब हमें 0 मिल जा रहा है रिमाइंडर में, तो ऑब्वियसली वो टर्मिनेटिंग नहीं मिल रहा है, चलता जा रहा है डिवीजन, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो वो तो हम लोग कर सकते हैं, बट वो नहीं करना। आपको आपके क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग ये बात बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ शो करके यहाँ दिखाना हो कि कैसे आप बोल रहे हैं कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसको शो करने का बहुत इजी मेथड होता है। बात बस करना इतना ही है कि आप अगर डेनोमिनेटर पर सिर्फ ध्यान देना, न्यूमरेटर कुछ भी हो डजंट मैटर, सिर्फ डेनोमिनेटर पे ध्यान देना है। डेनोमिनेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। मतलब ये जो डेनोमिनेटर है, अगर हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सिर्फ 2 और 5 इसका फैक्टर्स आना चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ 2 और 5, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है, ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। और अगर 2, 5 के अलावा कुछ भी आए, मतलब वहां पे हमें टर्मिनेटिंग नहीं बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, ठीक है। अगर हम 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 5 से, फिर से 5 से, और फिर लास्ट में 5 मिलेगा। यानी 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 5 5 5। तो यहाँ पे सिर्फ हमें 5 मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 125 का 1/25 क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि सपोज ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर कितना भी बड़ा नंबर है, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर है, ऊपर हमें मैटर ही नहीं करता। अगर हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है तो सिर्फ नीचे का जो डेसिमल है यही सिर्फ मैटर करता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर नीचे 40 है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8 × 5। अब ये प्राइम नंबर्स में हमने इसे तोड़ दिया, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। इसे मतलब ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए, ठीक है। अब ये करने के बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये वापस से सिर्फ 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में, देखो या तो सिर्फ 2 रहे, या तो सिर्फ 5 रहे, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहे, ठीक है। यही सिर्फ 3 ऑप्शन है। अगर ये 3 ऑप्शंस
में से कोई एक सेटिस्फाई हो रहा है किसी क्वेश्चन में, मतलब आप कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का सिचुएशन है, ठीक है। और अगर इन दो के अलावा कुछ भी आ जाए, ठीक है, लेट सपोज कि हम लोग पूछें कि 75 3/75 ये क्या बनेगा, ये टर्मिनेटिंग बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 5 और फिर 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, फिर ये 5 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 5 तो है, बट एक्स्ट्रा में 3 आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था, अगर आ गया तो यानी ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, ठीक है। तो ये मेथड है हमें नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करने का, ठीक है। ये बहुत छोटा भी है, अगर आप लोग डिवीजन करने जाएंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग केस में हो सकता है वो बहुत लेंदी हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डेसिमल्स जो है वो 7-8 प्लेसेस पे जाकर भी टर्मिनेट हो जाते हैं। अगर हम लोग 2 या 3 प्लेसेस पे ही उसको जज करें कि हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है और वो 7 प्लेस पे जाके टर्मिनेट हो जाए तो हमारा क्वेश्चन वहां रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इस मेथड को फॉलो करेंगे, हम लोग देखेंगे सिंपली डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 या 5 है, ठीक है, या फिर दोनों कॉम्बिनेशन है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक और टाइप का क्वेश्चन। अब इस लेक्चर का हमारा फाइनल टाइप का क्वेश्चन है कि हम लोग रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन है, लेट्स सपोज गिवन है 3/81, अगर हम पूछे कि ये जो नंबर है ये रैशनल है या इरैशनल, तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये देख के नहीं कि ये p/q के फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर हो गया, ऑब्वियसली ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हाँ ये p/q के फॉर्म में तो रैशनल है, तो यहाँ जरा ध्यान देना है कि p/q के फॉर्म में अगर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 और इसको लिख सकते हैं √81, ठीक है। अब ये जो नंबर है हम लोग क्या बोलते हैं p/q के फॉर्म में होना चाहिए जहां p और q इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब हमें थोड़ी पता है कि ये इंटीजर, ऑब्वियसली √3 इंटीजर नहीं है, √3 इरैशनल नंबर है, ठीक है। 81 क्या है तो ये भी देखते हैं, मतलब कहने का मतलब हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, हम लोग क्या करना चाहिए यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद कुछ भी जज करना चाहिए, कुछ भी कंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या, ऐसा भी नहीं है कि अगर हमें दिखने लगा कि हाँ √3 ऊपर में इरैशनल है तो ये पूरा नंबर इरैशनल बन जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम पूछें कि यहाँ √3 है और नीचे भी √3, अब अगर हम पूछ रहे हैं कि ये क्या है, इरैशनल है कि रैशनल है, तो अब लगेगा कि √3 तो एक इरैशनल है, ठीक है। √3 इरैशनल कैसे है, तो ये बात समझना है कि जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट जो होता है वो इरैशनल ही होता है, ठीक है। आप √2 √3 √4 नहीं, √4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो आप जब 4 का रूट करेंगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। इस वजह से √4 एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। बट ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं इनका जब रूट हम लोग निकालते हैं तो हमें इरैशनल नंबर मिलता है, ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग को इरैशनल नंबर मिलता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। √9 वापस से करेंगे तो आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उनका रूट्स जो होता है वो इरैशनल होता है, बट ऐसा नहीं कि √3 हम कहीं देख लिए तो हम बिल्कुल एक नजर में बोल देंगे कि हाँ ये इरैशनल है, नहीं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये √3/√3 है और √3 तो कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा एंड 1 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को, नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, उसके बाद ही कुछ कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अब अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास तो हम लोग देख सकते हैं 3/81 कैंसिल आउट हो सकते हैं, अब कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा 3 और नीचे में 1/27 एंड अगेन 1/27 का जब हम लोग रूट करेंगे तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा। कैसे? तो रूट देखो 1 का रूट, सबसे पहले हम लोग रूट्स को सेपरेट कर लेते हैं, ऐसे हम लोग रूट को सेपरेट कर सकते हैं, अगर कॉमन रूट है तो ऊपर नीचे अलग अलग कर सकते हैं। देखो 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो चलो ये तो ठीक है, बट √27 का अगर हम रूट निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम लोग देखना चाहें तो देखो इसका एक सबसे बेटर, सबसे इजी मेथड क्या है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। अगर हम लोग 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है 3 और 3, तो 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, 27 की जगह 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। अब रूट के अंदर कब कोई, रूट के बाहर कब कोई नंबर जाता है, जब वो पेयर में हो,
तो चलो 3 3 का पेयर बन गया, तो ये बाहर चला जाएगा। बट एक नंबर तो रूट के अंदर छूट गया, और ये जो नंबर रूट के अंदर छूटा ये एक नॉन परफेक्ट नंबर है, यानी रूट 3 एक नॉन परफेक्ट रूट 3 एक इररेशनल नंबर है, यानी ये पूरा नंबर इररेशनल हो गया, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी और तो कटेगा नहीं। इसका मतलब ये हमें एक जगह इररेशनल नंबर दिख रहा है, तो इररेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन विद रैशनल नंबर हमें एक इररेशनल नंबर ही प्रोवाइड करता है। ये ऑपरेशन बिटवीन रैशनल एंड इररेशनल ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ बस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी एट लास्ट हमें ये पता चला कि हाँ ये इररेशनल नंबर ही है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं रैशनल इररेशनल के लिए, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि रूट 361 क्या है, एक रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है, तो रूट 361 क्या है, हमें पता करना होगा कि 361 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब यहाँ पे एक बात तो ऑब्वियसली सजेस्टेड है कि आप लोगों को 20 या 25 तक स्क्वायर्स याद होना चाहिए, ठीक है। तो उससे परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चंस मेनली उसी के बीच से आते हैं, ठीक है। 20 से 25 तक में अगर ऐसा क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है, जैसे 361 के 19 का स्क्वायर है, ठीक है। जब आप 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा, और 361 का रूट करेंगे 19 आएगा, मतलब ऑब्वियसली एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम सिंपली पूछ रहे हैं कि रूट 21 क्या है, एक रैशनल है कि इररेशनल है, तो एक इररेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। फिर अब एक और क्वेश्चन जैसे हम यहाँ देखते हैं, रूट 1.44 ये क्या है, ये रैशनल है या इररेशनल है। तो इसको हम लोग समझने के लिए देखो 144 एक डेसिमल फॉर्म है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं 144/100, और ये करते ही हमें ये बात क्लियर हो जाएगा कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 स्क्वायर, यानी ये बाहर आ गया। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो ये भी बाहर आ गया। तो रूट के अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं, 1 बचा, और 1 का रूट 1, यानी हमारा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम 6/5, जिस फॉर्म में भी लिखे पता तो चल चुका है कि ये रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये सब हो गया कुछ शर्ट्स वाले मतलब रूट्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एक और टाइप बचता है इररेशनल नंबर का, कि हम लोग बात किए कि इररेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। वो कोई पैटर्न रिपीट नहीं करता है। इसका मतलब कि अगर हम कोई ऐसा नंबर देते हैं, अगर हम सिंपली पूछते हैं कि पाई क्या है, पाई क्या है, रैशनल है कि इररेशनल है, तो अब कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो पाई तो p/q के फॉर्म में है, यानी पाई एक रैशनल नंबर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 22/7 इज अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। हम लोग उसको लगभग में 22/7 लिखते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। बट पाई का एक्चुअल वैल्यू जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में होता है, ठीक है। जब पाई का आप वैल्यू लिखते हैं, हम लोग पाई का डेसिमल फॉर्म भी 3.14 ही तक याद रखते हैं, बट एक्चुअली जब आप उसको देखेंगे उसका वैल्यूज को, तो ये इनफाइनाइटली जाता है और ये टर्मिनेट मतलब रिपीट भी नहीं होता। तो पहला पॉइंट तो ये कि पाई भी इररेशनल नंबर है। दूसरा पॉइंट ये, दूसरा टाइप ये कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कोई पैटर्न है जो बिल्कुल रिपीट नहीं हो रहा, डेसिमल के बाद कुछ भी रैंडम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये पैटर्न मतलब ये रिपीट कर रहा है या नहीं, तो ऑब्वियसली ये नॉन रिपीटिंग हो गया, ये भी क्या है, इररेशनल नंबर। जो थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड टाइप, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, यहाँ देखते हैं। अगर हम बोले 2.01 001 0001 0001 ऐसे जाता है। तो अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोग आगे का पैटर्न फाइंड तो कर सकते हैं, ये रैंडम नहीं है बट स्टिल ये रिपीटिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पैटर्न है वो रैंडम नहीं है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहा है, बट स्टिल ये रिपीटिंग नहीं। रिपीटिंग मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा सेट ऑफ नंबर जो रिपीट किए जा रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है उस सीक्वेंस में, बट यहाँ तो आ रहा है, यहाँ हर बार एक 0 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो 01 है या 001 है या 0001 है या 00001 है, इसके बाद 5 बार 0 और 1 आएगा। तो इससे होगा क्या, देखो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को बार के फॉर्म में यानी रेकरिंग के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तभी वो रिपीटिंग है। इसको आप लोग बार के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे। अगर हम 2.01 के ऊपर बार लगाते हैं, मतलब इसका ये कुछ और मतलब शो करेगा, ये कुछ और मतलब शो करेगा। इसका क्या मतलब होगा कि 2.01010101
लेकिन ये तो कुछ और शो कर रहा है। इसको हम लोग एक्चुअली में बार फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है। कहने का मतलब कि इर्रेशनल नंबर इस तरह का भी दिखता है, ठीक है, जहां पर वो जो नंबर्स है, डेसिमल नंबर्स एक पैटर्न में है, बट वो एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पैटर्न में होंगे, ठीक है, और इस वजह से वो रिपीटिंग नहीं कहलाएंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर का। हमने लगभग ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लिया है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स का भी कुछ क्वेश्चंस कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इर्रेशनल नंबर्स का कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। बेसिकली इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड और रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे रैशनल इर्रेशनल के बीच में ऑपरेशन या फिर रैशनलाइजेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।